हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। हमने पहले 11वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी को देखा था। अब हम 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। यदि किसी ने 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी के पहले नहीं पढ़ा है तो उसके लिए पेज में जाकर के आप प्रायिकता के नाम की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि आपको 11th का आना जरूरी है, तभी हम 12th का कुछ समझ पाएंगे। हम भी यहाँ शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिपीट करते हैं 11th क्लास का, जिसके अंतर्गत हमने प्रायिकता ज्ञात करने के कुछ फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ा था। वो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ काम आएंगे, इसलिए हम उन्हें एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे। क्या क्या पढ़ा हमने कि कोई प्रतिरोध समष्टि एस है। एस क्या होती है? हम कोई प्रयोग या परीक्षण करते हैं तो उसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी संभावित परिणामों का समुच्चय प्रतिरोध समष्टि या सैंपल स्पेस कहलाता है। तो प्रायिकता पे ही आधारित हमारे पास कुछ फॉर्मूले जो हम 11th क्लास में पढ़े, 11th क्लास से संबंधित है, हम उन्हें देखें। तो कोई प्रतिरोध समष्टि एस है और उस एस के अंतर्गत हमने कोई दो घटनाएं ए और बी परिभाषित की हों, तो उस कंडीशन में इस घटना ए की जो प्रायिकता है वो प्रतिरोध समष्टि एस और प्रतिरोध समष्टि ए, उनके अंतर्गत परिणामों की ए के अंतर्गत कुल कितने संभव परिणाम हैं और प्रतिरोध समष्टि एस में कितने परिणाम हैं, उनका अनुपात ही घटना ए की प्रायिकता होती है। ऐसे हम बी की निकालना चाहेंगे तो घटना बी की जो प्रायिकता है वो सेट ए में या कहीं तो घटना बी के अनुकूल जो परिणाम है उनकी संख्या बटे में प्रतिरोध समष्टि एस की संख्या, तो ये पीबी है। इनसे संबंधित और इनके कुछ बीजगणित है, हम उनके बारे में भी बात करें तो वो हमारे पास ए यूनियन बी, जिसको हम ए या बी भी कहते हैं, ए अथवा बी भी कहते हैं, और इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, यदि ये घटनाएं आपके पास अपवर्जी हों, ए व बी, ये घटनाएं कैसी हों? अपवर्जी हों। अपवर्जी घटनाएं जानती हैं? ऐसी घटनाएं जिनके अंतर्गत कोई उभयनिष्ठ परिणाम नहीं हो, यानी जिनकी प्रायिकता शून्य हो, जिनकी प्रायिकता शून्य हो, वे घटनाएं परस्पर अपवर्जी, या फिर कहा जाए तो घटना ए और बी में उभयनिष्ठ परिणामों की संख्या शून्य हो। इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्सेस के रूप में हम बात करें तो वो 5 हो, तो ये ए और बी अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। तो यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में पी ए यूनियन बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी। तो ये अपवर्जी वाली शर्त के अंतर्गत है। एक ये है जो सामान्य फॉर्म के रूप में है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी जो दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो उसके लिए इंटरसेक्शन बी है। ए और आप हिंदी में लिख सकते हो और, या फिर यहाँ पर वह तथा ये भी काम में ले जा सकते हैं। तो ये पी ए यूनियन बी। इसके अतिरिक्त हमने और बात की ए किंतु बी नहीं, जिसको हम ए माइनस बी से या फिर ए किंतु यानी और बी नहीं, ए किंतु बी नहीं को ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश के द्वारा भी हम लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो हमने पढ़ी पी ए माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। आप इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो। ऐसे कुछ फॉर्म हमने बात की। डी मोमेंट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बात की ए नहीं और बी नहीं इस प्रकार की कोई घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता को हम यूं कह सकते हैं, इसे डी मोमेंट्स लॉ से बदलेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी डैश, यानी ए या बी नहीं। तो इसके लिए वैल्यूज नहीं के लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस में बी ए यूनियन बी। तो ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता कहीं निकालनी है तो वो 1 माइनस पी ए या बी घटना की प्रायिकता होती है। तो ये ए डैश या और बी डैश के लिए, ऐसा ही ए डैश या बी डैश के लिए भी कर सकते हो, पी ए डैश या बी डैश। आप यहाँ डी मोमेंट्स लॉ फिर से यूज लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी नहीं, जिसे हम ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला है ए पी ए डैश या बी डैश का। तो कुछ फॉर्मूले हमने ऐसे पढ़े हैं पहले। इसके अलावा एक सिंपल सा जो आपने पहले भी पढ़ा है जो इस रूप में था कि घटना ए, उसकी प्रायिकता और उसकी घटना ए नहीं की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। और इसके अलावा एक प्रतिरोध समष्टि के सभी अवयव, प्रतिरोध समष्टि के सभी अवयवों की परिणामों की प्रायिकता का योग 1 होता है, और सभी परिणामों को प्रदर्शित करने वाली जो घटना होती है उन्हें प्रारंभिक घटना या सरल घटना हम कहते हैं। तो एक प्रतिरोध समष्टि के अंतर्गत सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने पहले पढ़ी है। इसके अतिरिक्त और भी कोई आई तो वो हम आपको आगे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां बताते हुए चलेंगे। तो चलो हम आगे का शुरू करते हैं। अब 12th का क्या है टॉपिक हमारा,
उसके बारे में बात करें, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह पे चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। सीधी क्लास के अंतर्गत हमारे पास प्रायिकता प्रश्नावली है। सबसे पहले एग्जाम में वो कितने नंबर की आती है। तो प्रायिकता में हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन है वो 1 अंक का आता है और एक क्वेश्चन है वो हमारे पास 6 अंक का आता है। ये जो 6 अंक का क्वेश्चन है इसमें हमारे पास अथवा भी आता है। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा भाग है हमारे पास, 7 अंक की एक्सरसाइज है, 6 अंक का एक बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, एक छोटा 1 अंक का क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल रहा है। तो हम इसी के बेस को देखते हुए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 1 अंक का क्वेश्चन मतलब एक छोटा क्वेश्चन आपके पास लिए इंपॉर्टेंट है, और एक 6 अंक का क्वेश्चन जो कि एक बड़ा क्वेश्चन होगा निबंधात्मक रूप में, तो जिसमें आपको अथवा भी मिलेगा। इस प्रकार के बहुत कुछ एक्सरसाइज में से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से आए हैं, हम इन सब के बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की। क्या है हमारे पास टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंध प्रायिकता। उसके बाद में हम सहप्रतिबंध प्रायिकता की सहायता से प्रायिकताओं के गुणन के बारे में बात करेंगे, उनकी स्वतंत्र या मिश्रित घटनाओं के होने के बारे में पहचान करेंगे। इसके आगे हम इन्हीं की सहायता से बेस प्रमेय क्या है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या है, बेस प्रमेय की सहायता से हम किसी पूरा घटना के लिए कैसे प्रायिकता निकाल सकते हैं, जो घटक घटना है उसकी प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे, यानी यादृच्छिक चरों की बात करेंगे। यादृच्छिक चरों के अंतर्गत प्रायिकता बंटन क्या होता है, प्रायिकता बंटन का माध्य क्या होता है, उसका प्रश्न हम कैसे निकाल सकते हैं, और इसके अलावा हम बर्नौली प्रमेय की भी बात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कुछ 6-7 टॉपिक्स हैं हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सहप्रतिबंध प्रायिकता। शुरुआत कर रहे हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंध प्रायिकता होती क्या है। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता हमारा टॉपिक, बात करें क्या होती है सहप्रतिबंध प्रायिकता। किसी यादृच्छिक परीक्षण के अंतर्गत एस प्रतिशत समष्टि के अंतर्गत कोई 2 घटनाएं ए और बी परिभाषित हो, तब किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना जब बी घटित हो चुकी हो या बी के घटित होने की सूचना हमारे पास हो, या कहीं तो बी ज्ञात हो। आपके पास किसी प्रकार की भाषा हो सकती है, बी का घटित होना दिया गया है, या बी ज्ञात है, या बी के घटित होने की सूचना है। इन सभी कंडीशंस में घटना ए की प्रायिकता निकालना इस प्रतिबंध के साथ कि बी घटित हो चुकी है, तब ए घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए आपके पास सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है, इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या सहप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। जब बी घटित हो चुकी हो, जो घटना घटित हो जाती है उसे हम नीचे लिखेंगे, और जिसे ज्ञात करना है उसे हम अंश में लिखेंगे। तो पी ए बाई बी, ये घटना ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता है, और इसकी वैल्यूज होती है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। सीधा सा है, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता और नीचे घटना बी की प्रायिकता। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हम इसको थोड़ा सा चेंज भी करना चाहें तो यूं भी कह सकते हैं कि पी ए बाई बी इक्वल टू, ये जो ऊपर प्रायिकता लिखी है ए इंटरसेक्शन बी की, ये प्रायिकता होती क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या बटे इधर समष्टि में अवयवों की संख्या, और बी की घटना क्या होती है, बी घटना की प्रायिकता एन बी और बाई एन एस, यानी घटना एन में अवयवों की संख्या, घटना बी में अवयवों की संख्या और फिर समष्टि में अवयवों की संख्या। ये आपके पास देखो एन एस आपके पास यहाँ कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, यानी पी ए बाई बी, यानी सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी, ए और बी में परिणामों की संख्या, इसके फिर घटना बी में परिणामों की संख्या का अनुपात, ये सहप्रतिबंध प्रायिकता होती है। लेकिन ये तभी काम करेगी जब हमारे पास प्रतिशत समष्टि के अंतर्गत आने वाले सभी अवयवों की प्रायिकता है वो एक समान हो, यानी सभी परिणाम समसंभाव्य हो, तो ही ऐसा होगा। जैसे न्याय सिक्के को उछालना, एक पासा फेंकना, या अन्य ऐसी एक समान गेंदे वगैरह हैं उन सभी के लिए। लेकिन ऐसी कंडीशंस में नहीं होगा जब एक साथ पासा फेंका जा रहा है, कभी पासे के साथ सिक्का भी फेंका जा रहा है। तो ऐसी कोई घटनाएं हैं जिनके परिणाम समसंभाव्य नहीं है, हम उनमें इस फॉर्मूले को यूज नहीं ले पाएंगे, हम उसमें इसी को यूज लेंगे। तो वैसे तो मुख्य रूप से यही है, लेकिन जब सभी परिणाम समसंभाव्य हो तो हम उसकी बजाय इसे यूज ले सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा सरल है हमारे लिए। तो हम दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस के लिए बात कर लेंगे आगे। तो पहली चीज हमारे पास ये कि किसी घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना जब घटना बी का घटित होना दिया गया है, या फिर घटना बी ज्ञात है, या फिर घटना बी के घटित होने की सूचना हमारे पास है। तो घटना ए की प्रायिकता एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी होगा, या फिर कहें तो ए और बी की प्रायिकता बटे घटना बी की प्रायिकता। ये हमारे पास सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है। और
इसी के गुणधर्मों के अंतर्गत सेट प्रतिबंध प्रायिकता के और गुणधर्मों के अंतर्गत हम आगे बात करें तो हमारे पास इससे संबंधित 3 गुणधर्म हैं जिनकी हम बात करेंगे। हम पहले गुण की बात करते हैं। पहला गुण हमारे पास ये है कि P S/A, जब घटना A घटित हो चुकी है तब समष्टि S एक घटना के रूप में प्रदर्शित की जाए तो इसके घटित होने की प्रायिकता है वो कितनी होगी। कॉमन सी बात है 1 होगी। क्यों होगी हम इसके बारे में फटाफट से यहाँ से बात कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या था कि किसी घटना A की प्रायिकता ज्ञात करना। जब B ज्ञात हो तो हमने कहा था A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बटे घटना B की प्रायिकता। ऐसे ही हम इसके लिए भी लिखेंगे तो क्या बनेगा P A इंटरसेक्शन S बटे P A। यहाँ वाली कंडीशंस पे ध्यान दीजिए, हमने सेट्स में पढ़ा है A इंटरसेक्शन S इक्वल टू क्या मिलेगा आपको A। क्यों? क्योंकि A है वो सबसेट है S का, A सबसेट S है तो A इंटरसेक्शन S इक्वल टू क्या होता है A होता है। इंटरसेक्शन S इक्वल टू A, क्योंकि S अधिक समुच्चय है A कुछ समुच्चय है, आपके पास दोनों में A कॉमन होगा। एक सेट के अंतर्गत पढ़ा है हमने 11th क्लास में, तो इंटरसेक्शन S इक्वल टू A। तो हम इस जगह पर क्या यूज ले सकते हैं A, तो क्या बन जाएगा PA बाई PA, तो ये वैल्यूज 1 हो जाएगी। तो P S/A इक्वल टू 1। और या यूं भी कह सकता हूं कि P एक घटना A के घटित होने की प्रायिकता जब उसके घटित होने दिया गया है, यानी A का घटित होना दे रखा हो तब A की प्रायिकता ज्ञात करना। तो इसकी भी कितनी आएगी A की आएगी, क्योंकि यहाँ सर्वसम नियम काम आएगा। जब हम ऐसे रूप में लिखेंगे तो A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A होता है, हम इसे वर्सम नियम भी कहते हैं। तो समुच्चय के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा है, तो आप जब इसको लिखेंगे तो ये वैल्यूज A इंटरसेक्शन A बाई PA, तो ये बन जाएगा PA स्टोर के अकॉर्डिंग और नीचे PA, तो ये वैल्यूज भी कितनी होगी 1 होगी। ये हमारे पास पहला गुणधर्म है। अब सेकंड गुणधर्म की बात करते हैं। चलिए देखते हैं हम सेकंड गुण की तरफ। कहता है A B और F कोई 3 घटनाएं समष्टि S में परिभाषित है, तो फिर A या B घटना की सह प्रतिबंध प्रायिकता है तो घटना A की सह प्रतिबंध प्रायिकता, घटना B की सह प्रतिबंध प्रायिकता का योग और A और B की सह प्रतिबंध प्रायिकता के अंतर के रूप में होता है। तो हम इसे देखिए फटाफट सोल्व करके क्या वास्तव में ऐसा ही होता है। तो हम इस सारे पार्ट को सोल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है P A या B बाई F। हम यहाँ पे सह प्रतिबंध प्रायिकता का रूल काम में लेंगे। क्या होगा P A यूनियन B इंटरसेक्शन F बटे P है। कुछ ऐसा हमारे पास आएगा। इस सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है। ऊपर पहले हमारे पास A बाई B होता था तो A इंटरसेक्शन F होता B होता। यहाँ पर A यूनियन B है और इंटरसेक्शन हो गया F के साथ में। अब आगे हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को वितरित करेंगे यूनियन पर। पढ़ा है हमने समुच्चयों में वितरित करना, हो जाएगा A इंटरसेक्शन F। A इंटरसेक्शन F A के साथ लिखा गया, फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन, और उसके बाद B इंटरसेक्शन F एक और बटे में P F ये है। हम ऊपर वाले में यूनियन को काम में लेंगे। यूनियन का सूत्र हमने 11th क्लास में पढ़ा, हम उसको फिर से यहाँ यूज लेंगे। तो क्या क्या मिल जाएगा P A इंटरसेक्शन F प्लस यूनियन की जगह प्लस P B इंटरसेक्शन F और माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F और नीचे क्या आएगा PF। यहाँ देखिए P A इंटरसेक्शन F बाई PF लिखे हम इससे, तो P A इंटरसेक्शन F बाई PF। सेकंड वाला इसमें इसका भाग है तो P B इंटरसेक्शन F बटे PF। और तीसरा देखो ध्यान से A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, यहाँ F 2 बार उभयनिष्ठ लिया जा रहा है। आप 1 बार लीजिए, 2 बार लीजिए, 5 बार लीजिए, आपके पास F में से जो कॉमन है वो उतना ही मिलेगा बार बार। इसलिए आप इसे 2 बार ना लिख करके 1 बार भी लिख सकते हो। तो आप इसे यूं भी कह सकते हो कि P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F और बटे में PF। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम इनके सह प्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र को फिर से अप्लाई कर देते हैं। इसकी वैल्यू होगी P A बाई F और इसका मान ये हो जाएगा B बाई F और ये हो जाएगा P पर क्या है A इंटरसेक्शन B और नीचे F। तो ये A या B की सह प्रतिबंध प्रायिकता का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है कि A या B घटना की सह प्रतिबंध प्रायिकता जब घटना F घटित हो चुकी हो। अब इसमें एक विशेष बात ये और भी है कि यदि A और B परस्पर अपवर्जी हैं, यदि A व B कैसी हो अपवर्जी हो, अपवर्जी हो तो क्या होता है A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता का मान 0 होता है। तो ये वाला जो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला जो पद है वो आपके पास मिल जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन B में 5 मिलेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू छट जाएगी। तो इस कंडीशन में B
ए या बी बाई एफ, ये जो सह प्रतिबंध प्रायिकता है वो होगी ए की सह प्रतिबंध प्रायिकता प्लस बी की सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो ये जब ए और बी दोनों अपवर्ती घटनाएं हो तो ऐसा हो जाएगा। अब एक और तीसरे गुणधर्म की हम बात कर लें जो कि दूसरे पर ही आधारित है। तो तीसरा गुणधर्म क्या है हमसे देखें तो तीसरे गुणधर्म में कहता है कि कोई घटना है ए और एक की अन्य कोई दूसरी घटना है ए नहीं, इन दोनों की सह प्रतिबंध प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहेंगे। चलिए देखिए तीसरे भाग को तो हम आगे बात करें। इसके लिए देखो हमने पीछे अभी फर्स्ट गुणधर्म में पहले गुणधर्म में ये पढ़ा था कि एस बाई एफ या ए या बी जो भी है, तो मैंने एफ लिया क्योंकि आया था तो मैंने यहाँ पे एफ ले लिया है, तो मैं इसको यूं कह सकता हूँ एस की जगह पर ए या ए डैश और बटे एफ घटना ए या ए डैश। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है पूरा घटनाओं में ए घटना ए या उसकी पूरा घटना दोनों के लिए वैल्यूज हमेशा प्रत्येक समष्टि एस होती है। ए और ए नहीं, इन दोनों समुच्चयों का जो सम्मिलन है या यूनियन है वो एस के बराबर होता है। तो हमने एस की जगह ए या ए डैश या ए यूनियन ए डैश में इसे लिखा। और अभी जो तीसरा हमने यहाँ पे चलिए दूसरा हमने जो अभी गुण लिखा था हम उस गुण को यहाँ पे फॉलो करेंगे। साथ में यही पता है हमको ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा 5 होता है, यानी घटनाएं कैसी हैं अपवर्ती घटनाएं हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा था कि ए या बी इसकी प्रायिकता हमारे पास पी ए बाई एफ और प्लस में बी बाई एफ होती है जब ए और बी दोनों परस्पर अपवर्ती घटनाएं हो। तो ए और एस के लिए भी परस्पर अपवर्ती है तो हम इस सूत्र को यहाँ पे भी काम में ले लेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा एक होती है, मैंने पढ़ा है एस बाई एफ के लिए वैल्यू हमेशा एक होती है। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ इस सूत्र को काम में लेंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा ए बाई एफ और प्लस में यूनियन की जगह प्लस ए डैश, तो पी ए डैश बाई एफ। ठीक है, पर्ची घटनाएं है इसलिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यूज आ गई, कितना था पी एस बाई एफ का मान ए, तो पी ए बाई एफ और पी ए डैश बाई एफ, यानी ए की सह प्रतिबंध प्रायिकता और डैश से ए नहीं की सह प्रतिबंध प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। तो ये हमारे पास कुछ सह प्रतिबंध प्रायिकताओं के गुणधर्म थे। तीन गुणधर्मों की हमने यहाँ पे बात की। अब हम सभी से संबंधित क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, उनको कैसे हल करेंगे। यहाँ से प्रश्न आने में से हमें एक अंक का क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। तो चलिए एग्जाम्पल को देखें क्या आएगा। ये देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास एक घटना ए की प्रायिकता 6/11 है, घटना बी की प्रायिकता 5/11 है, ए या बी घटना की प्रायिकता 7/11 है। तो ज्ञात करना है ए और बी घटना की प्रायिकता, घटना ए की बी के सापेक्ष सह प्रतिबंध प्रायिकता और यहाँ पर घटना बी की ए के सापेक्ष सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे। हमें क्या मिला है ए यूनियन बी मिला है। तो हम ज्ञात करें यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी का। जब क्लास का था कि मैंने रिपीट किया था बस थोड़ी देर पहले। क्या होता है सूत्र में लिख रहा हूँ पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। मेरे पास यहाँ पे जो मान ज्ञात है मैं उनको रख दूं। देखो मुझे ए यूनियन बी मिला है, कितना मिला 7/11, पी ए मिला है 6/11, पी बी मिला है 5/11, क्या नहीं मिला ए इंटरसेक्शन बी। कोई नहीं, ज्ञात हो जाएगा, बाकी सभी हमें ज्ञात है तो इसे भी ज्ञात कर लेंगे। इसका तो पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो ये इधर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये दोनों ऐड होंगे, कितने हो जाएंगे 11 और नीचे भी एलसीएम 11 ही रहेगा, आंसर्स जुड़ जाएंगे, एलसीएम एलसीएम जाएगा। 7/11 को इधर ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम फिर से 11 ही रहने वाला है। तो ऊपर 11 में से 7 घट जाएंगे, कितने बच गए 4। तो 4/11 ये हमारे पास इंटरसेक्शन बी यानी पहला आंसर आ गया। सेकंड की बात करते हैं पी ए बाई बी की। सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया पी ए बाई बी। जब घटना बी घटित हो चुकी हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता, सूत्र होता है ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, पी इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो मान रख देंगे, दोनों मान हमको ज्ञात है। इंटरसेक्शन बी भी निकाला था 4/11, पीबी की वैल्यूज दे रखी है 5/11, 11 से 11 कट जाएंगे, 4/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरे भाग पे आ जाइए। तीसरे में कहता है घटना बी की प्रायिकता ज्ञात करो जो घटना ए का घटित होना दिया गया है। तो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, ए की बात है और नीचे ए है तो घटना ए की प्रायिकता।
ए बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है। कितना है मान 4/11 है भाई। ए का मान 6/11 है। 11 से 11 कैंसिल, 4/6 2 से काट सकते हो 2/3, तो ये आपके पास b/a हो गया। तो ये एग्जांपल फर्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। सेकंड प्रैक्टिस एस रूप में पूछे, एस रूप में पूछे या कोई अन्य रूप और दूसरा भी हो सकता है। हम उसके बारे में और सवालों की आगे बात करते हैं क्या होगा। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल है। एक कृषक के पास में 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं और 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यदि चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। क्या क्या मिला, सत्य असत्य प्रकार के हमारे पास 300 तो आसान प्रश्न है और 200 कठिन प्रश्न है। 300 प्रश्न आसान है और 200 कठिन है। जबकि बहुविकल्पीय प्रकारों की बात करें तो उसमें आपके पास 500 आसान प्रश्न है और 400 कठिन प्रश्न है। तो ये कुछ आपको ऐसा मिला। और आगे इसमें कह रहा है कि एक प्रश्न का इस पूरे संग्रह में से एक प्रश्न का चयन किया गया तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता पूछी गई। प्रश्न आसान है ऐसा दे दिया गया है और वो बहुविकल्पीय भी है, इस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो हम 2 घटनाएं मानेंगे यहाँ पे। पहली माना घटना 1, चुना गया प्रश्न बहुविकल्पीय है। और सेकंड घटना बी, इसके लिए कह रहा है चुना गया प्रश्न आसान है। चुना गया प्रश्न आसान है। आपको दे रखा है ये प्रश्न यानी ये घटना आपको मिली है और इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो जब बी घटित हो जाए तो ए के घटित होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनके अंतर्गत परिणामों की बात करते हैं कि घटना ए के अंतर्गत कुल कितने परिणाम होंगे। हम चुनेगा प्रश्न बहुविकल्पीय, इसकी कितनी संभावना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितनी है 500 और 400। इनमें से कोई सही प्रश्न चुना जा सकता है। केवल बहुविकल्पीय की बात हो रही है, नहीं कह रहे आसान है कठिन है। घटना ए में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होने की प्रायिकता की बात पूछी गई है। तो बहुविकल्पीय 500 वाला भी हो सकता है, 400 वाला में से हो सकता है। तो कुल मिला की संख्या कितनी होगी एन ए के अंतर्गत 900। सेकंड चुना गया प्रश्न आसान है। घटना बी पे आ जाते हैं। घटना बी में प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी। चुना गया प्रश्न कौन कौन से में हो सकता है। चुना गया आसान प्रश्न, ये आसान है दोनों आपके पास 300 और 500। तो 300 और 500 इन प्रश्नों में से आपके पास कोई एक प्रश्न चुना जा सकता है जो कि आसान होगा। आगे नेक्स्ट की हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंतर्गत बात करते हैं। हम दोनों घटनाओं को एक साथ बोलेंगे। चुना गया प्रश्न बहुविकल्पीय और आसान है। अब देखो चुना गया प्रश्न बहुविकल्पीय है और आसान है। कितना है ऐसा 5 यानी 500। बहुविकल्पीय भी है और आसान भी है, बहुविकल्पीय साथ में आसान। तो ऐसे कितने प्रश्न है 500। 500 में से क्वेश्चन चुना जा सकता है। तो इन दोनों में जो कॉमन भाग होगा उन प्रश्नों की संख्या आएगी 500। जो आसान साथ में बहुविकल्पीय दोनों ही प्रकार के होंगे। अब क्या कह रहा है वो कि प्रश्न के एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता होगी, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इंटरसेक्शन भी हमको मिल गया। अब हमें चाहिए कह रहा है चुना गया प्रश्न आसान है, उसके बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बताइए। तो हमें क्या चाहिए a/b। b यानी चुना गया प्रश्न आसान है ये हमको पता है, उसके बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता चाहिए। तो a/b निकालना है और वैल्यूज क्या होगी n a इंटरसेक्शन b by n b। ये हमारे पास प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है। सेपरेट प्रायिकता हम p के रूप में लिखते हैं, लेकिन प्रायिकता निकालने की बजाय जब वैल्यूज हमारे पास n में है तो हम इसे n के रूप में यूज ले रहे हैं। इसे n इंटरसेक्शन b की वैल्यूज है 500 और n b की जो वैल्यूज है वो कितनी है 800। तो हमारे पास प्रायिकता आएगी 5/8। कुछ बुक्स में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि चुना गया प्रश्न आसान है बहुविकल्पीय में, लेकिन वो प्रायिकता उल्टी निकाल रहे हैं। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न ये कह रहा है आपको कि चुना गया प्रश्न है वो आसान है, उसके बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बताइए। आसान है ये उसने खुद ने दे दिया, तो बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बता दीजिए। तो बहुविकल्पीय होने की यानी घटना ए की प्रायिकता बता दीजिए। सिंपल सी बात है, जो पूछ रहा है वो यही है। तो प्रायिकता 5/8 आएगी। ये कुछ एरर है बुक्स में या आप किसी रेफरेंस में भी देखोगे तो वहां भी आपको ये एरर मिलेगा, तो थोड़ा ठीक कर लेना इसे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा उदाहरण है हमारे पास, कहता है एक परीक्षक एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो प्रतिशत समष्टि एस है।
एस के अंतर्गत हमारे पास कितने परिणाम आएंगे? 8 परिणाम आएंगे 3 बार उछालने पर। हेड 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 ऐसा हमने बहुत सारा बनाया है 11th क्लास के अंतर्गत, तो आपको इनमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए लिखने में, और नहीं फिर भी आपको इस प्रकार की दिक्कत है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब आ जाएंगे फटाफट। तो ये 8 परिणाम हमारे पास प्रत्येक समष्टि के अंतर्गत। आगे क्या कहता है? उसमें कहता है कि प्रत्येक अवस्था में पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अवस्था में क्या पूछा गया? पी ए बाई बी की वैल्यूज आपको बतानी है। पहला पार्ट है जिसके अंतर्गत कहा गया कि घटना ए क्या है? कह रहा है ए तीसरी उछाल पर चित, ए तीसरी उछाल पर चित व बी पहली दोनों उछालों पर चित, बी पहली दोनों उछालों पर चित। ये दो है। तो घटना ए के बारे में हम बात करें, तीसरी उछाल पर चित। आप इन परिणामों को देखें कौन कौन सी तीसरी उछाल पर चित यानी हेड आ रहा है, कौन कौन सी के अंतर्गत आ रहा है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। चित आ रहा है तीसरी उछाल पर, देखो हेड मिल रहा है तो ये परिणाम भी यहाँ पे होगा। यहाँ वाले में आपको हेड मिल रहा है तो ये भी आ जाएगा। यहाँ देखिए मिल रहा है, इससे बता रहे हैं हम। इस वाले में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ मिल रहा है तो टी टी एच ये हमारे पास ए के अंतर्गत, जिसे हम एन ए के रूप में लिख सकते हैं। कितने संख्या? 1 2 3 4, तो एन ए इक्वल टू 4। सेकंड की बात करते हैं हम घटना बी की। तो घटना बी में क्या कहा उसने? घटना बी कहते हैं पहली दोनों उछालों पर चित होना चाहिए। पहली दो पर देखो, पहली दो में चित आ रहा है तो हेड 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 ये भी परिणाम होगा। नेक्स्ट में पहली दोनों पर चित आ रहा है तो हेड 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 ये भी परिणाम होगा। और कहीं पर है ऐसा तो जो फर्स्ट दो में चित आ रहा है ऐसा और कोई अन्य परिणाम नहीं होंगे। तो दो है आपके पास, तो आपके पास एन बी यानी सेट बी में अवयवों की संख्या 2। एक सेक्शन बी को देखिए, ए और बी में क्या घनिष्ठ है? दोनों में क्या कॉमन है? दोनों के अंतर्गत जो भी कॉमन हो, केवल एक परिणाम आपके पास कॉमन मिल रहा है, हेड हेड हेड। इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत आपके पास मात्र एक परिणाम है और हमसे पूछी गई से प्रतिबंध प्रायिकता ए बाई बी। तो क्या होगा मान? फॉर्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। सूत्र याद रहना चाहिए। तो देखो यहाँ सीखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के परिणाम संभाव्य है, ये सही परिणाम जिनकी प्रायिकता समान होगी। तो एन इंटरसेक्शन बी में मान 1 और एन बी कितना है? 2, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास पहला भाग। चलिए नेक्स्ट दूसरे वाले भाग को देखें हम। तो सेकंड है हमारे पास कहता है कि घटना के अंतर्गत कम से कम 2 चित हैं, घटना बी के अंतर्गत अधिकतम 2 चित हैं। तो हम इनके लिए अनुकूल परिणाम देखें। कम से कम 2 चित, जिसमें कम से कम 2 हो, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगे। कम से कम की शर्त है तो कम से कम 2 तो आने ही चाहिए। तो आप यहाँ देखें इस प्रतिशत समष्टि को, तो शुरुआती जो 4 परिणाम हैं उनमें कम से कम 2 बार चित आ रहा है। आप देखिए ध्यान से, क्या 2 बार चित मिल रहा है? इसमें मिल रहा है तो सारे आपके पास घटना ए के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर परिणामों की संख्या मिलेगी 4। नेक्स्ट घटना बी। घटना बी में कहता है अधिकतम 2 चित, मैक्सिमम 2 चित होने चाहिए। आप यहाँ आगे देखें तो अधिकतम 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ये सारे जितने भी परिणाम हैं उन सभी में मैक्सिमम 2 बार ही चित है या उससे कम बार है, ज्यादा बार नहीं है। अधिकतम की शर्त है 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, इसका मतलब कम आ सकते हैं, यहाँ तक हो जाएंगे सारे। टोटल कितने हैं? 7। आप 7 को लिख सकते हैं यहाँ पे। और यदि आप वैसे जानते हो तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें बिना लिखे सीधे ही एन बी को भी लिख सकते हो। है चलो मैंने लिख दिया है तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इस सातों के एनबी के अंतर्गत हमारे पास 7 परिणाम है। दोनों में कॉमन देखें, ए इंटरसेक्शन बी को देखिए क्या है, दोनों में क्या क्या कॉमन है? कम से कम 2 चित, अधिकतम 2 चित। इसका मतलब तथ्यतः 2 चित, फिक्स 2 चित आएंगे, वो आपके पास कॉमन होंगे। नहीं तो आप यहाँ से मैच कर लीजिए कौन कौन से। देखो एच टी एच एस टी एच एस टी एच टी एच एच टी एच टी एच एच टी एच एच, बस इसका मतलब सभी में 2 चित आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ तथ्यतः 2 चित या ठीक 2 चित आने वाले हैं। आपके पास मान जाएगा कि दोनों अर्थों से भी समझ सकते हो, कम से कम 2, अधिकतम 2। इसका मतलब 2 की बात हो रही है तो ठीक 2 की बात। 2 को लिखेंगे हम, क्या कहेंगे? हेड 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 टेल हेड और टेल हेड हेड। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी में 3 परिणाम है। तो चलो प्रायिकता निकालते हैं हम। क्या पूछा गया? ए बाई बी। सूत्र क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी। देखो पी यूज नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि पी लेंगे तो हमें पहले प्रायिकता निकालनी पड़ेगी फिर भाग देंगे।
यहाँ हमारे पास संख्या रख दीजिए, बात हो गई, हमने सूत्र बताया था आपको, तो उसी को यूज लेने वाले हैं। एन इंटरसेक्शन बी की जगह पर 3 और एन बी की जगह पर हमारे पास मान कितना है 7, तो इस 7 को यूज लेंगे, प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 3/7। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। चलिए आगे तीसरे बात को, ये हमारे पास तीसरा कहता है ए, घटना के अधिकतम 2 पट प्राप्त होना, घटना के कम से कम 1 पट आना। घटना ए की बात करें तो ए में कौन कौन से अनुकूल परिणाम आएंगे, अधिकतम 2 पट आने चाहिए। यहाँ देखिए मैक्सिमम अधिकतम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अधिकतम 2 कहां तक हो रहे हैं वहां देख लीजिए आप, देखिए ध्यान से, हम इस लास्ट वाले को छोड़ दे जहां 3 पट आ रहे हैं, बाकी सब में 2 या 2 से कम ही है, तो हमें अधिकतम 2 ही चाहिए। तो यहाँ तक के सारे चाहिए, इसे एक को छोड़ दीजिए, बाकी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। क्या क्या है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। आपको इन शब्दों को समझना पड़ेगा, कह रहा है अधिकतम 2 पट, यानी मैक्सिमम 2 ही पट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। कम की कोई शर्त नहीं दी है, इसलिए कम हो सकते हैं। एक परिणाम ऐसा भी है जिसमें कोई पट नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा क्योंकि शर्त है अधिकतम 2 होने चाहिए, ना हो तो कोई बात नहीं। तो ये वाला भी आ गया जिसमें कोई नहीं है, एक भी पट नहीं है यहाँ पे। घटना बी पे आ जाइए, हम एक की ओर लेते हैं। हम एक के अंतर्गत हमारे पास अवयवों की संख्या कितनी हो गई 7, केवल एक छूट गया, घटना बी पे आता है, कम से कम 1 पट होना चाहिए, 1 पट कम से कम होना ही चाहिए या उससे ज्यादा। देखो एक कम से कम एक नहीं तो फिर 2 और 2 नहीं तो फिर तीनों के तीनों, यहाँ तक के सारे यानी 7 के साथ। यहाँ से शुरू कीजिए, हेड हेड टेल एक बार आ गया, हेड टेल हेड, यहाँ भी टेल एक बार आया, टेल हेड हेड यहाँ भी एक बार आया, कम से कम 1 बार आ गया, 2 बार ही हो सकता है। 2 बार होगा तो क्या क्या होगा, हेड टेल 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 हेड टेल, या फिर नेक्स्ट है हमारे पास टेल टेल हेड, या फिर ऐसा भी हो सकता है तीनों बार में टेल। तो इस 7 परिणाम हमारे पास घटना बी के। ए इंटरसेक्शन बी को देखिए, दोनों में क्या क्या कॉमन है, दोनों में आपके पास 2 पट और 1 पट वाले भाग कॉमन मिलेंगे। देखो एक ये मिल रहा है सेम, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम है और ये भी सेम है। कितने हो गए 6। इन सभी हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर ए और बी के अंतर्गत 6 परिणाम है, जबकि यहाँ इस बी में देखिए ये कितने थे भाई, बताओगे काउंट करके 7। तो ये 7 ये 6। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ए बाई बी, यानी सेक्टर प्रायिकता ए की, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी का हम मान रखेंगे तो कितना है 6 और एन बी की वैल्यू है 7, तो आपके पास प्रायिकता आ जाएगी 6/7। ये एग्जांपल 3 था हमारे पास। एग्जांपल 4 को देखिए, क्या कह रहा है, एक काले और एक लाल पासे को क्रम में उछाला गया है, पहले काला उछाला जा रहा है फिर लाल उछाला जा रहा है, क्रम की बात हो रही है, इसलिए आगे पीछे पहले काला फिर लाल उछाला जा रहा है। क्या कहता है, फर्स्ट में पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सर्वप्रथम प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ये पहला भाग पूछा गया, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता पूछिए, और क्या दे रखा है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। देखिए इसके बारे में हम बात करें, क्या क्या लिख, देखो पहला भाग है हमारे पास, पहले में कह रहा है वो कि काले और लाल पासे को क्रम में उछालने पर घटना ये है, पासे प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होना, इसकी 6% प्रायिकता निकालनी है, जबकि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ये तो पता है हमें काले पासे पर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, निश्चित है खुद ने दिया है। तो सवाल करते हैं घटना ए के बारे में। सबसे पहले यदि हम इसे सोल्व करें तो घटना ए के अंतर्गत कह रहा है पासे प्राप्त अंकों का योग 9 हो, ऐसे परिणाम लिखिए। काले और लाल पासे को फेंकेंगे टोटल 36 परिणाम हमें मिलेंगे, और उनमें से वो परिणाम यहाँ लिखने हैं जिनमें अंकों का योग 9 से अधिक हमको प्राप्त होता है। 9 से अधिक यानी 10 से 11 और 12 मिले। तो देखिए क्या क्या मिल सकता है, 10 मिलने के लिए जैसे मान लीजिए पहले पासे पे मेरे पास 6 आया, तो फिर दूसरे पासे पे कितना आएगा, 4 आएगा। पहले काला फेंका गया फिर लाल फेंका गया, 6 4। यदि पहले पे 5 आया हो तो दूसरे पर भी क्या आएगा, 5 आएगा। यदि पहले पे मेरे पास 4 आया हो तो दूसरे पर हमारे पास 6 आएगा, तब जाके योग 10 होगा। ये तो योग 10 होने की बात होगी। योग 11 होने की हम बात कर रहे हैं, तो योग 11 कब होगा, जब पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर हमारे पास कितना आए, 5 आए। फिर हम आगे बढ़े, पहले पासे पर यदि हमारे पास 5 आता है तो फिर दूसरे पासे पर कितना आएगा, 6, तो योग 11 हो जाएगा।
और योग 12 हो उसके लिए पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर भी कितना आना चाहिए 6। तो योग 9 से अधिक होने के ये अनुकूल परिणाम है। आप काउंट कर सकते हो टोटल कितने हुए हमने लिखे यहाँ पर। तो एंड ए के अंतर्गत हमारे पास परिणाम है कितने 3 3 6। सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड घटना बी के लिए। बी में कह रहा है काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काले पासे पर निश्चित है 5 आ रहा है तो नो डाउट्स 5 आ जाएंगे सभी जगह पर। 5 पहले फर्स्ट में काला फेंक रहे हैं तो सब पे 5 आ रहा है वो कह रहा है। तो 5 के साथ साथ क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वह बताइए फटाफट मुझे। मैंने इनको लिख दिया है यहाँ पे। देखो काले पासे पर 5 लाल पर 1 मिल सकता है, 1 नहीं तो 2 मिल सकता है, तो 3 मिलेगा, 3 नहीं तो 4 मिलेगा, 4 नहीं तो 5 मिलेगा, 5 नहीं तो 6 मिलेगा। इस ए और बी हमारे पास। अब आगे क्या कहता है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की कंबाइंड एक साथ हम बात करें। थोड़ा बी में ये भी देख लीजिए। बी के अंतर्गत आपके पास परिणामों की जो संख्या है वो कितनी होगी 6 होगी। ए इंटरसेक्शन बी को देखिए, दोनों को एक साथ कंबाइंड रूप में आप ऐसे देखना चाहो तो ये देख लीजिए, नहीं तो दोनों को कंबाइंड देख लीजिए। अंकों का योग 9 से अधिक भी हो, काले पासे पर 5 हो तो आप यहाँ पे काले में ढूंढ लीजिए 5 के ऊपर है। देखो काले में 5 है तो सभी में काले में 5 है। यहाँ देख लीजिए काले में 5 दो जगह पर है, हम दोनों को लिख लेंगे 5 5 और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 5 6। तो ये हमारे पास दो परिणाम ऐसे हैं जो कि उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ हमारे पास एन के इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत परिणामों की जो संख्या है वो कितनी है 2 है। पूछा क्या गया है, कह रहा है घटना ए बी से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये होगी एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। और हमारे पास दोनों वैल्यूज है। इंटरसेक्शन बी का मान 2 है और एन बी की वैल्यूज है वो कितनी है 6 है। 2 से कट जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1/3। चलिए सेकंड भाग को हम देखें आगे। सेकंड क्या है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। कहता है ए पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात हो घटना बी लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो हम घटना ए के अंतर्गत परिणामों की बात करें तो क्या क्या होंगे। पासे प्राप्त अंकों का योग 8 कब कब हो सकता है। यदि मेरे पास पहले पासे पर 6 आता है तो दूसरे पासे पर कितना आएगा 2, योग हो जाएगा 8। नेक्स्ट पहले पासे पर 5 आए तो दूसरे पे कितना 3, हो गया 8। पहले पासे पर 4 मिले तो दूसरे पर भी कितना मिलेगा 4। पहले पासे के ऊपर 3 मिले तो दूसरे पे कितना मिलेगा 5, योग 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट पहले पासे के ऊपर मुझे 2 मिले तो दूसरे पासे पर कितना मिलेगा 6। ये योग 8 होने के अनुकूल परिणाम है। अब घटना बी पर आ जाते हैं हम। घटना बी कहती है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम होना। कब कब आ सकती है 4 से कम, जब हमारे पास लाल पासे के ऊपर संख्या 1 हो 2 हो या 3 हो, वो सभी 4 से कम होंगे। तो कितने परिणाम आएंगे 18। देखो हम लिखते हैं सभी 18 को क्या क्या मिलेंगे। तो देखो पहले वाले में हमारे पास 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। 4 नहीं तो 5 भी आ सकता है या 5 नहीं तो 6 भी आ सकता है। या फिर नेक्स्ट यदि यहाँ पर पहले पासे पर वो लाल पासे पर 1 आए, उस कंडीशन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। अब हम लाल पासे पर यदि हमारे पास 2 मिले तो पहले पासे के ऊपर आपके पास 1 हो सकता है, 1 नहीं तो 2 हो सकता है, 2 नहीं तो 3 होगा, 3 नहीं तो 4 होगा, 4 नहीं तो 5 होगा, 5 नहीं तो 6 होगा। और लाल पे कैसा आएगा, सभी में 2 ही रहेगा। ये 2 के संभावित साथी हैं। अब 2 नहीं तो लाल पासे के ऊपर क्या हो सकता है भाई, 2 नहीं तो लाल पासे पर 3 होगा। अब 3 के संगत क्या क्या आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इन सभी कंडीशंस में लाल पासे पर 3। तो देखिए जहां जहां मैंने रेड से लिखे हैं वो सारे 4 से कम है। तो टोटल हमारे पास 18 परिणाम हो गए हैं। अब दोनों में इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है। पासे पर अंकों का योग 8, साथ में लाल पासे पर 4 से कम संख्या आनी चाहिए। अंकों के योग 8 में देख लो, जिनमें लाल के ऊपर 4 से छोटी संख्या है। 4 से छोटी केवल 2 ही परिणामों में, 3 और 2। देखो लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम होनी चाहिए। तो ए के साथ ये बी करना और साथ में ए, दोनों को कंबाइन करेंगे तो केवल हमें ये ही 2 परिणाम मिलेंगे। एक तो 6 तो होगा और दूसरा हमारे पास 5 3 होगा, जो कि दोनों में कॉमन है, बाकी वो नहीं होंगे। तो ये 6 2 और नेक्स्ट है 5 3। तो मात्र हमारे पास 2 परिणाम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास मात्र 2 एलिमेंट्स हैं, जबकि
एन बी में कितने थे 18। इसकी प्रायिकता पूछी गई है ए बाई बी, तो ए बाई बी को हम निकालें तो एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन बी इक्वल टू वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पर क्या क्या होंगी। इस वाले में एन इंटरसेक्शन बी तो 2 है और एन बी की वैल्यूज कितनी है 18, ये 2 से कट जाएगा हमारे पास, तो 1/9 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल 4 था। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें की तरफ। चलिए देखिए एग्जाम्पल 5 कहता है पासे को 3 बार उछाला गया, घटना ए तीसरे उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना और घटना बी पहली 2 उछालों पर क्रम से 6 व 5 आना, पहले उछाल पे 6 आना, दूसरी पर 5 आना, तीसरे पे कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले घटना ए की बात करते हैं। ए में क्या क्या कहा गया, ए में कह रहा है तीसरे उछाल पर 4 आना चाहिए। पहले और दूसरे उछाल पे कोई से भी मान हो सकते हैं, लेकिन तीसरे उछाल पर 4 आना चाहिए। पहले और दूसरे पे कितने हो सकते हैं, यानी पहला सिक्का पासा फेंकना, दूसरा पासा फेंकना, उसका इस घटना ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो सारे परिणाम यहाँ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर कितने मिलते हैं 36, तो 36 परिणाम आपके पास यहाँ पे आएंगे। हम इन सभी को लिखना चाहेंगे तो 36 क्या क्या होंगे, आप ऐसे 36 को लिख सकते हो। क्या क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको इनको लिखते चलना है। ऐसे कितने परिणाम लिखने हैं आपको 36, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे लिखते चले जाएंगे हम। और सबके लास्ट में आपके पास होगा वो 6 6 में कुल मिला के 36 होंगे। मैंने बीच वाले छोड़ दिए, इसी सीरीज में बनते चले जाएंगे। और कह रहा है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, तीसरी बार में 4 आना चाहिए, फिक्स है। इन सब जगह पे क्या रहेगा 4 रहेगा। इसलिए आप इनको ना भी लिखते तो भी चल जाता है, क्योंकि हमें बस इतना सा देखना है कि इन सभी परिणामों में सबके लास्ट में 4 आएगा और इन सभी की कुल संख्या जो होगी वो 36 होगी। ऐसे हम बी पे आ जाते हैं, घटना बी पर। बी क्या कहती है, पहली 2 उछालों में 6 और 5 निश्चित है। पहली बार में 6, दूसरी बार में 5, तीसरी बार में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 नहीं तो 2। देखो पहली 2 में तो फिक्स है 6 5 ही लिखना है आपको, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। फिर 6 5 साथ में 3 हो सकता है, 6 5 के साथ 3 नहीं तो 4 हो सकता है, 4 नहीं तो 5 होगा और 5 नहीं तो कितना 6। तो ये एन बी के अंतर्गत आपके पास 6 परिणाम। अब ए इंटरसेक्शन बी को देखो। ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, इनको ध्यान में देखो। कहता है तीसरी उछाल पर संख्या 4 आना, तीसरी उछाल पे तो 4 होना चाहिए। इन सब में देखो तीसरी उछाल पे 4 है कहीं पर, ये रहा। और दूसरी उछाल घटना दूसरी क्या कह रही है, घटना बी दोनों पहली 2 उछालों पर 6 और 5। देखो पहली 2 पे 6 और 5 और तीसरी उछाल पर 4। पहली 2 उछालों पर 6 व 5 और तीसरी उछाल पर 4 आना, तो एक मात्र परिणाम होगा ऐसा, कितना 6 5 4। कथनों पे ध्यान देना, पहली 2 ए और बी मतलब कंबाइंड एक साथ। तो बी में है पहली 2 उछाल और ए में है तीसरी उछाल, तीनों को एक साथ उछालों को एक साथ लिखिए तो 6 5 और फिर क्या आएगा 4। तो एक ही परिणाम हमें कॉमन मिलेगा यहाँ। ये वाला इसमें भी होगा, हमने से लिख नहीं रखा है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे लास्ट वाले स्टेज में। इससे जस्ट पहले यहीं पर होगा वो 6 5 4। तो ये दोनों में कॉमन एक मात्र परिणाम। तो आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत मात्र एक परिणाम। और पूछे ये है प्रायिकता सैद्धांतिक प्रायिकता घटना ए की, तो ए बाई बी हमें निकालना है। क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे में एन बी। हम देखो अब तक सभी जगह इसी सूत्र को काम में लेते आए हैं। क्यों, क्योंकि अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं उन सभी में सिक्के या पासे की बात हुई है। और सिक्का और पासा, एक सिक्का न्याय संगत होता है जिसे अनभिनत सिक्का और अनभिनत पासा दोनों को ही हम पढ़ते हैं, तो ये संभाव्य परिणाम देते हैं। इसलिए हमने ये सूत्र लगाए, यदि कहीं पर ऐसा हो कि परिणाम एक जैसे नहीं हो, यानी कि प्रायिकता समान नहीं हो, तो हम इस सूत्र को काम में नहीं लेंगे, फिर प्रायिकता को ही यूज लेंगे यहाँ। तो फिलहाल नहीं चलेगा। मेरी सूत्र आएगी 1 और एनपी में कितना है 6, तो आंसर हो गया 1/6। ठीक है दोस्तों, देखो अंतिम सवाल एग्जाम्पल 6।
छठा एग्जाम्पल को हम देखें तो कहता है एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालें। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंधित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटनाएं आपको मिली, तो सबसे पहले कह रहा है ये तो दे दिया गया है आपको, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, ये घटना आपको दे दी गई है। और पूछ रहा है प्रायिकता किसकी, सिक्के पर पट प्रकट होने की। सिक्के पर पट प्रकट होता है, इस घटना की प्रायिकता बताइए। तो हम यहाँ पे घटना ए और बी मानते हैं और उसे आगे हल करते हैं। तो इस घटना के लिए दोस्तों ए और बी दो घटनाएं हमारे पास बनी। घटना ए न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, ये आपको दे दिया गया है, और सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता पूछी है। यानी घटना बी की प्रायिकता पूछ रहा है कब, जब घटना ए घटित हो गई है। तो घटना ए घटित हो गई, उस कंडीशन में बी की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर ए और बी से संबंधित लिखें घटनाओं के परिणामों को। तो उसके लिए हम जैसा प्रश्न में कहा गया हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कहा गया था एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। पासा फेंकेंगे हम, तो एक पासा हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई एक पासा है, इसको हम फेंक रहे हैं। इस पासे को हम फेंकेंगे तो हमारे पास 6 परिणाम आएंगे। ध्यान देना क्या क्या मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, और 6 भी मिल सकता है। ये 6 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं एक पासे को उछालने पर। आगे नेक्स्ट उसने क्या कहा सवाल में कि उछालने के विषय में विचार कीजिए कि पासे पर संख्या 3 या 3 के गुणज है तो पासे को फिर से फेंके। उछालने पर संख्या 3 मिले या 3 के गुणज यानी 6 मिले तो पासे को फिर से फेंकेंगे। तो फिर से फेंकेंगे तो मान लीजिए हमको 3 मिला तो हम पासे को एक बार फिर से फेंक देंगे, और एक बार फिर से फेंकेंगे तो हमारे पास कितने परिणाम आ जाएंगे, वही संभावित 6 परिणाम हमको मिलेंगे। ऐसा यहां भी होगा, 6 के ऊपर ही हम फिर से पासा फेंकेंगे तो हमें 6 संभावित परिणाम यहां भी मिलेंगे। और कहता है यदि हमें 3 या 3 का गुणज नहीं मिलता है, अन्य कोई संख्या मिलती है तो एक सिक्का उछालेंगे। यानी 1 मिलता है तो हम सिक्का उछालेंगे। सिक्का उछालने पर क्या मिलता है, हेड या टेल मिलता है। दूसरा 2 मिले तो भी हम सिक्का उछालेंगे, यानी हमको हेड या टेल मिलेगा। 4 मिलता है तो भी हम सिक्का उछालेंगे, यानी यहाँ पर भी हमको हेड या टेल ही मिलेगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी यानी 5 मिलेगा तो भी हम सिक्का उछालेंगे, और यहाँ भी हमें हेड या टेल मिलेगा। तो ये संभावित स्थितियां सवाल में कहा गया, उसके हिसाब से एक पासा फेंका। पासा फेंकने पर 6 संभावित परिणाम। उन संभावित परिणामों में 3 या 3 की गुणज संख्या है जिसको 6 कह सकते हैं। 3 या 6 मिले तो हम पासे को फिर से फेंकेंगे तो परिणाम आएंगे। और यदि ये संख्याएं नहीं मिलती हैं तो शेष बची हुई संख्या प्राप्त होने पर सिक्का उछालेंगे। सिक्का उछालेंगे तो हमें हेड या टेल मिलेगा। ये सारी संभावनाएं हमारे पास आ रही है। यहाँ पे हम यहाँ पे समष्टि नहीं लिख रहे हैं, इसी को छोड़ रहे हैं, इतना है। तो समष्टि लिखना एक बड़ा काम हो जाएगा सारों को मिलाकर के एक साथ कंबाइंड रूप में। तो मैं इन सभी प्रायिकताओं की बात कर लेता हूँ, सभी के अंतर्गत क्या क्या होंगी प्रायिकताएं उसे लिखेंगे तो देखो कितने आएंगे, 2, 4, 6, 10, 4, 14 और 6, 20 हमारे पास प्रतिशत समष्टि के अंतर्गत यहाँ परिणाम होंगे। तो एस में हमारे पास 20 परिणाम आएंगे, और 20 के लिए प्रायिकता भी कुछ अलग अलग होगी, इसलिए मैं एस नहीं लिख रहा हूँ। मैं ए और बी की बात कर लूंगा जो मुझे यहाँ पे मिले हैं उसी के हिसाब से। पहले प्रायिकताओं की बात करते हैं। ये सारी घटनाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं, सभी के जो यहाँ पे संभावित परिणाम मिल रहे हैं उनकी प्रायिकता अलग अलग होगी, सभी संभाव्य नहीं है। जैसे हम एक पासा उछालते हैं, पासा फेंकते हैं तो हमें 1 से 6 तक की संख्याएं मिलने के लिए तो प्रायिकता समान होती है। कितनी होती है हम जानते हैं, 1 प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6, 2 की 1/6 होती है, 3 के लिए भी। इन सभी की 1/6 प्रायिकता है, ठीक है। अब यदि मेरे पास 1 मिलता है तो फिर मैं क्या उछालूंगा, सिक्का उछालूंगा। सिक्का उछालूंगा तो इसकी प्रायिकता और आधी आधी बढ़ जाएगी, तो मेरे पास 2 परिणाम आएंगे, दोनों सब संभाव्य है तो आधे आधे बढ़ जाएंगे 50-50। तो 1/6 का आधा 1/12 और इसकी प्रायिकता भी 1/12। यहाँ भी सेम होगी 1/12, लेकिन यहाँ पे आ जाएगी 1/6 के यहाँ पर 6 भाग बनेंगे। 1/6 के 6 भाग बनाएंगे तो 6 का भाग और दे देंगे 1/6 में, कितना आएगा 1/36। तो यहाँ वाले जो परिणाम है इन परिणामों की प्रायिकता कितनी कितनी आएगी सभी की, इन सभी परिणामों की प्रायिकता 1/36 1/36 1/36 होगी। यहाँ फिर से वही रिपीट हो जाएंगे, कितनी कितनी 1/12 1/12। यहाँ पर भी कितनी आएगी 1/12 ही आएगी दोनों की, और यहाँ पे कितनी आएगी पहले आएगी कितनी यानी 1/36, इन सभी की हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर परिणाम ऐसे हैं जिनकी प्रायिकताएं अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो डायग्राम बनाया गया है इसको कहते हैं वृक्षारेख या ट्री ग्राफ। तो इस रूप में आप इसे
देखिए ध्यान से समझे क्या क्या कहा गया है। सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये घटना एक ऐसा या एक परीक्षण ऐसा है जिसमें प्राप्त होने वाले परिणामों की प्रायिकताएं अलग अलग हैं। तो यहाँ हम एन ए बाई ए इंटरसेक्शन बी बाई ए या एन बी ऐसे फॉर्मूले यूज नहीं लेंगे, हम सीधे प्रायिकताओं की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम घटना ए पर आ जाते हैं। घटना ए क्या कह रही है? ए कह रही है हमें कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, किसी एक पासे पर कम से कम 3 आना। तो देखो यहाँ 3 आ रहा है, तो कम से कम एक पर, न्यूनतम एक से ज्यादा पे भी हो सकता है। तो ये 3 वाले सारे 6 परिणाम तो ये होंगे, और एक यहाँ से भी मिलेगा 6 3 का। एक ये केवल नीचे वाले में, ऊपर वाले में 6। तो घटना ए के अंतर्गत मेरे पास कितने हो जाएंगे? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 नीचे वाला 6 3, ये 7 परिणाम है। और यदि मैं घटना ए की प्रायिकता भी निकालूं तो घटना ए की प्रायिकता क्या होगी? इन सभी के परिणामों को जोड़ना पड़ेगा मुझे। 1/36 1/36 6, इन सभी के 1/36 आएगी। 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 कितने हो गए? इन सभी 6 के 1/36 को एक इस वाले परिणाम की भी 1/36, तो ये टोटल कितना हो गया? 7/36। चलिए देखो देखें हम क्या कहते हैं? सिक्के पर पट प्रकट होना। सिक्के पे पट कहाँ आ रहा है? 1T 2T 4T 5T, 4 परिणाम है। क्या क्या है? 1T 2T 4T और 5T। इस सिक्के पर चिन्ह मिल गया हमको, ठीक है। इन सब पहले ए और बी में हम कॉमन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? क्योंकि ये हमें चाहिए, जरूरी है। डी की प्रायिकता से निकाल रहा हूं, क्योंकि डी की प्रायिकता मुझे नहीं चाहिए, हमें ए की प्रायिकता चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी की चाहिए। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करता हूँ। ये ए रहा, ये बी रहा। कुछ कॉमन लग रहा है आपको? ध्यान से देखो, यहाँ सारे 3 से शुरुआत हो रही है, 3 का कोई नामो निशान नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, रिक्त समुच्चय है यानी 5 है। तो प्रायिकता कितनी होगी? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। प्रायिकता 0 हो जाएगी। प्रायिकता 0 होगी तो हम पी बी बाई ए की जो प्रायिकता निकालें तो वो होती है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी ए। ऊपर वाली प्रायिकता 0 है, अब नीचे वाली कितनी भी हो, वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 7/36 है, तो टोटल प्रायिकता आपके पास 0 ही होगी। तो ये हमारे पास प्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित कुछ एग्जांपल्स थे। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।